नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छात्रों का किया अपमान, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का आरोप है और छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का दिया आदेश। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। ऐसे में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। उसके बाद से सदन में शोर शराबा जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने छात्रों को इडियट और अंधभक्त कहा है, साथ ही छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश दिया, ये भी बयान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए इन शब्दों को असंसदीय बताते हुए कार्रवाई के रिकॉर्डिंग से हटाने की बात कही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और आरोप लगाया है कि छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद से जोरदार हंगामा देखने को मिला। और ऐसे में राहुल गांधी ने छात्रों का अपमान किया है, उन्हें इडियट और अंधभक्त बताया है, जिसके बाद से अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सदन में हंगामा देखने को मिला है इसके बाद से। ऐसे में कार्रवाई के दौरान ये हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। राहुल गांधी के बयान के बाद से लगातार पक्ष जो है अब हमलावर है और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर साहिल जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर अब लोकसभा में हंगामा हुआ है। उसके बाद से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं। सर, एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है छात्रों को लेकर, जहां राहुल गांधी जंतर मंतर से संसद तक, राहुल गांधी को लेकर संसद तक यहां पर हंगामा देखने को मिला था और अब वहीं पर राहुल गांधी ने छात्रों को इडियट और अंधभक्त कह दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए माई, आज संसद में राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया और राहुल गांधी के बयानों पर अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार करती हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। और अनीता, जिस तरीके से इस वक्त की स्थिति है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी को लेकर अब पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश दिया था। इसको लेकर अब पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से प्रमाण मांग रही है। कई प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास इसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है तो इस तरीके के गंभीर आरोप वो नहीं लगा सकते। उन्होंने जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है। और जब ये आंदोलन हुआ, जो सीजेपी का आंदोलन था जिसमें छात्र भी शामिल थे, उस दौरान किसी भी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई। बिल्कुल, गोलीबारी को लेकर इस तरीके का गंभीर आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष के नेता ने सदन में आधारहीन दावे किए और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी अब कहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि छात्रों के जो आंदोलन था उसको लेकर काफी गहमा गहमी पूरे देश भर में देखने को मिली। और अब एक बार फिर ये माहौल गर्मा गया है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान संसद में दिया है, उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रही है और उनसे माफी मांगने की बात कहती हुई भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, ऐसे में सर राहुल गांधी छात्रों के लिए जंतर मंतर गए, इतना विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसके बाद से इस्तीफा हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी के बोल जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। इडियट कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं, तो एक तरीके से छात्रों का ये अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यही कहा है अनिका, उन्होंने
सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ ये छात्रों के हितैषी बनते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना छात्रों के लिए बेहद निंदनीय है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि छात्रों को इडियट कहना, अंधभक्त कहना, कोई भी छात्र इडियट और अंधभक्त नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, तो उन्होंने इस बयान को पूरी तरह से झूठा और निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई फायरिंग की घटना हुई नहीं, उसके बावजूद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों को लेकर एक तरफ राहुल गांधी उनके हितैषी बनने का दावा करते हुए नजर आते थे और अब सदन में वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे उनके दोहरे चरित्र का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर अनीता बात की जाए तो अब राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर संसद में माहौल गर्मा गया है और अब पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ एकमत है और आक्रोशित होते हुए उनसे माफी की मांग करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं संसद के मानसून सत्र में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया और सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वहीं विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई और इस बात पर चर्चा की कि संसद में विधेयकों पर चर्चा और अन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद से लोकसभा की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद की कार्रवाई अब कल सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। एंटी पेपर लीक बिल को युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है और अब इस विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया के बाद से इससे कानून का स्वरूप मिलने की दिशा में अब बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट गुलवीर सिंह और साथ ही हरजिंदर कौर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन में देश को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही आयोजित खेल मंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। वहीं भारोत्तोलक हरजीत कौर ने महिला 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत को पदक की संख्या में इजाफा किया है। राष्ट्रपति ने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रपति ने भारतीय खिलाड़ियों का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में और देश को उनके आगे भी पदक की उम्मीद है। वहीं भोपाल में किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों की मांग है कि मूंग दाल की पूरी फसल सरकार एमएसपी पर खरीदे और इसके अलावा किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। अपनी मांगों को लेकर किसानों को सीएम आवास घेरने की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। भोपाल में किसान आंदोलन के चलते कल चिकोहाबाद रोड स्थित इलाके में जाम की स्थिति बनी रही और इसलिए आज इस इलाके में तमाम स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भोपाल में किसान जमकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बड़ी बसें खड़ी कर दी, लेकिन उन पर भी किसान चढ़ गए और पुलिस के पीने की बोतलें के कैंट को फेंक दिया गया। कई किसान अर्धनंग होकर नारेबाजी करते नजर आए। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हंगामा करेंगे और वीर सावरकर सेतु पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपना घर बना लिया है और आराम से रह रहे हैं और बारी बारी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। नर्मदापुरम में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है और नाराज किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और बसों पर चढ़ गए हैं। किसानों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। भोपाल के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम किसानों के लिए पूरे राज्य में कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं और हर कदम उठा रहे हैं और मैंने किसानों से जुड़े एक मामले पर एक समिति बनाई है। ये समिति किसानों से बात करेगी और कल हमने राज्य के कृषि मंत्री को भी भेजा था। आज भी मंत्री और अधिकारी बातचीत करेंगे। सरकार किसानों के लिए सकारात्मक सुझाव का समर्थन करती है, लेकिन दोनों पक्षों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे आम जनता को परेशानी ना हो। इस बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालेंगे।
वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी जोरदार एंट्री शुरू कर दी है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी चुनाव की कमान अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के हाथ में सौंप दी है। आकाश आनंद जल्दी अपनी चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से होगी। खबरों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस का सादाबाद विधानसभा सीट में एक बड़ी जनसभा करेंगे। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस चुनावी सभा में वो इस सीट पार्टी के उम्मीदवार अभिनव शर्मा के नाम पर भी ऐलान करेंगे। इसके बाद से बसपा के प्रदेश भर में उनके कार्यक्रम रखे जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद पूरी नजरें बनाए हुए हैं और इस क्रम में मंडल स्तर पर बैठकें करने और बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। आकाश आनंद भी हाथरस में जनसभा करेंगे। इसके बाद से जेवर में भी उनका कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान करना शुरू करेगी। खबरों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी यूपी चुनाव के लिए करीब 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तैयार कर चुकी है। इनमें से 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बसपा सहारनपुर, पुरकाजी और साथ ही सुल्तानपुर, कानपुर देहात, मऊ, गोहाना और हापुड़ सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। बसपा का प्लान है कि अपने ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नेताओं की मौजूदगी में जनसभा का आयोजन करके करे। आकाश आनंद को चुनौती जो है वो मैदान में उतरने की बड़ी वजह यह भी है कि इससे पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता की सक्रियता बढ़ सकेगी। आकाश आनंद से युवा खुद का कनेक्ट महसूस करते हैं और ऐसे में बसपा की नजर युवा वोटरों पर भी टिकी हुई है। वहीं छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब अदालत का नेतृत्व कर रहे संगठन सीजेपी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। संगठन के नेता सौरभ दास ने कहा कि यदि 25 जुलाई को सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया गया तो छात्रों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो देश भर में आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। सीजेपी का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सहारा लेकर अपने वादों से पीछे नहीं हट सकती। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के छात्र प्रदर्शन कारियों के खिलाफ फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे, नाबालिग को रिहा करे और पुलिस कार्रवाई के आरोपों को स्वतंत्र जांच की जरूरत पर टिप्पणी की थी। वहीं सरकार का कहना है कि वो अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। छात्र संगठनों का आरोप है कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभी भी एफआईआर दर्ज है और कार्रवाई जारी है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार अपने आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच आगे क्या कदम उठाती है। वहीं धार की भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अदालत से कहा कि प्रशासन की ओर से जुम्मे की नमाज के लिए जो वैकल्पिक स्थान तय किया गया है वही काफी है और वहां तक पहुंचना व्यवहारिक नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद से मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासन से जवाब मांगा है। इससे पहले भी अदालत ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी दिए थे और मामले की सुनवाई जारी रखी थी। भोजशाला विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है और इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। फिलहाल अदालत ने मामले में अंतरिम फैसला नहीं सुनाया और अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और मध्य प्रदेश सरकार के जवाब पर टिकी हुई है। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं राजस्थान में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बता दें कि स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन अचानक से ही अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय वैन में कई छात्र सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू करते हुए घायल छात्रों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अधिकांश बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार वैन चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ने से यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि पुलिस दुर्घटना के सही कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद से अभिभावकों में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने स्कूल वाहन की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की भी जांच के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम मानते हुए होर्मुज जलडमरू में 3 तेल टैंकरों को रोक दिया है और ईरान के अधिकारियों का दावा है कि इन टैंकरों ने सुरक्षा व्यवस्था की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद से कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक लिया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। हाल ही के
दिनों में इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और समुद्री सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज में इस तरह की कार्रवाई जारी रहती है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल टैंकरों की अंतर्राष्ट्रीयता और उनके स्थान को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस जलमार्ग से किसी भी तरह की रुकावट का असर दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांडर यानी कि सेंटाकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई उन हमलों के जवाब में की गई है जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े समूहों पर अमेरिकी सेनाओं और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों को पहले ही नाकाम कर दिया गया था, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई की गई। उधर क्षेत्र में पहले से जारी तनाव के बीच घटनाक्रम ने हालातों को और संवेदनशील बना दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई से पश्चिमी एशिया में संघर्ष और बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल ईरान की ओर से इस संयुक्त एयर स्ट्राइक पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि पूरी दुनिया की नजर इस तेजी से बदलते घटनाक्रम पर बनी हुई है। वहीं भारत ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने पुरुष को 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय मंडल खेलों के इतिहास में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। ऐसे में कॉमनवेल्थ में हुई इस रोमांचक दौड़ में गुलवीर ने चुनौतीपूर्ण मौसम और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उनके इस प्रदर्शन को भारतीय एथलीट्स के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी दूरी के दौड़ में भारत की बढ़ती ताकत का ये बड़ा संकेत है। गुलवीर की इस सफलता पर खेल मंत्री समेत कई नेताओं और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत के लिए ये पदक काफी अहम माना जा रहा है और इससे भारतीय दल का मनोबल भी बढ़ा है। वहीं अमेरिका में रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम विधेयकों को अमेरिकी सीनेट से बड़ी बढ़त मिली है। बता दें कि इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस की खरीद जारी रखते हैं। भारत और चीन जैसे देशों जो कि रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदार हैं, इस प्रस्ताव के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि ये विधेयक अभी अंतिम कानून नहीं बना है और आगे की संसदीय प्रक्रिया और प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिलनी बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले प्रस्तावित 500% टैरिफ को घटाकर अधिकतम 100% किया गया है ताकि विधेयक को व्यापक समर्थन मिल सके और इस कदम का उद्देश्य रूसी के ऊर्जा आय पर दबाव बनाने और यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर आर्थिक शिकंजा कसना बताया जा रहा है। यदि ये विधेयक अंतिम कानून बनता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को बेहतरीन बताया। आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ संयुक्त युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की बैठक हुई थी और इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों में आई हालिया खटास दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बंद दरवाजे के पीछे हुई ये बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली और इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच ईरान के साथ युद्ध के अलावा गाजा, लेबनान और अब्राहम समझौते जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं जब दोनों नेताओं की मीटिंग चल रही थी तब व्हाइट हाउस के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। बता दें कि ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब दोनों नेता अपने अपने देशों में राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू आगामी चुनाव का सामना कर रहे हैं और ट्रंप के साथ बिगड़ते संबंधों को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है। वहीं ट्रंप पर नवंबर में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव से पहले उसे युद्ध को समाप्त करने का दावा है। दबाव बढ़ता ही जा रहा है जिससे आर्थिक नुकसान पहुंचा है और महंगाई बढ़ी है। ऐसे में व्हाइट हाउस बैठक की जानकारी रखने वाले एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक जो है वो सही रही। ऐसे में इजराइल और ईरान पर लगातार हमलों का भी जवाब दिया गया। इसके अलावा अगले कदम के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप फैसले पर भरोसा करेंगे या नहीं। वहीं पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार वर्षा के दौरान कई जगह भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में बारिश को लेकर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी कश्मीर में
मंगलवार को बादल फटने से निचले इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। यूपी में भी 3 लोगों की जान चली गई, जहां पर बुलंदशहर में प्रशासन की लापरवाही के चलते कक्षा 4 की एक बच्ची स्कूल से लौटते वक्त खुले नाले में जा गिरी। सोमवार देर रात मूसलाधार बारिश के वजह पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 माह का बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मौसम का अजीबो मिजाज देखने को मिल रहा है। दक्षिण और उत्तर कश्मीर में 2 जगहों पर बादल फटने और अचानक बाढ़ का आना देखने को मिल रहा है, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटनाओं में किसी की जान नहीं गई है। पहले बादल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में फटी है, जबकि दूसरा बादल फटने की घटना जो है वो बंदीपोरा से आई है। ऐसे में निचले इलाकों के कई गाँव में अचानक बाढ़ आ गई है और लोगों में दहशत फैल गई है। अधिकारियों के मुताबिक कुलगाम के देवसर इलाके के डाईगुड में उत्तरी इलाके में कम तीव्रता वाले बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है और नालों में लगातार पानी पड़ रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के बीच में जिससे संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। इसके साथ ही पोजीशन 1 पर भी आ गए हैं। बता दें कि वैभव सूर्यवंशी टी20 रैंकिंग में 15 साल के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऊंची कूद लगा दी है और इसके साथ ही वो इस फॉर्मेट में टॉप 50 बल्लेबाजों में शामिल हो गए। जिम्बाब्वे में के खिलाफ 3 मुकाबले में वैभव ने 50.33 की औसत से खेलते हुए 151 रन बनाए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। आईसीसी टी20 रैंकिंग में उन्होंने 556 रेटिंग अंक हासिल किए हैं और इसके साथ ही वो कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 48वें रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर से भारत के कप्तान शुभमन गिल ने अपना डंका बजाया। वो फिर से इस फॉर्मेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की 3-0 की जीत के बाद से वैभव ने ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 203 पायदान की छलांग लगाई है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टॉप 50 रैंकिंग में शामिल हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मुकाबलों में वैभव को उनकी शानदार बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। ईशान को 910 रेटिंग पॉइंट है। तिलक वर्मा 2 पायदान को उछाल लगाई है और वो 6ठे नंबर पर पहुंच गए, जबकि शेर सैयद 7वें स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर आ गए। बॉलिंग में रवि बिश्नोई को भी बड़ा फायदा हुआ है। जिम्बाब्वे सीरीज में 3 विकेट लेने के बाद ही वो टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 31वें स्थान की छलांग लगाकर 41वें नंबर पर आ गए। सीरीज गंवाने के बावजूद भी जिम्बाब्वे के कई खिलाड़ियों को भी ताजा रैंकिंग जो है वो सामने आई है।